सो गुड मॉर्निंग गाइस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के यानी कि 3 अगस्त के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न पूछ रहे हैं कि अभी हाल ही में भारतीय सीनियर पुरुष फुटबॉल टीम का नया मुख्य कोच किसे नियुक्त किया गया। तो आंसर होगा खालिद जमील को। तो अभी ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन ने खालिद जमील को भारतीय सीनियर पुरुष फुटबॉल टीम का नया मुख्य कोच नियुक्त किया है। और इन्होंने किनको रिप्लेस किया, ये किनकी जगह आए? मनोले मार्केज जो स्पेन के थे। बाकी खालिद जमील की बात करें तो 2023-24 और 2024-25 में 2 बार ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन पुरुष कोच ऑफ द ईयर पुरस्कार से इनको सम्मानित किया जा चुका है और अभी ये भारतीय पुरुष फुटबॉल टीम के नए कोच बन गए हैं। तो इनका नाम याद रखना। कुछ और कोच अलग अलग टीम के जो कोच बने थे वो मैं आपको रिवाइज करवाता हूँ। एक तो आप याद रखना, भारतीय महिला क्रिकेट टीम के कोच अमोल मजूमदार, भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम के कोच गौतम गंभीर, भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम के बॉलिंग कोच बने थे मॉर्ने मार्केल, साउथ अफ्रीका से है। भारतीय महिला हॉकी टीम की कोच हरिंदर सिंह बने। भारतीय पुरुष हॉकी टीम के कोच क्रेग फुलटन बने, साउथ अफ्रीका से ही प्रश्न आ चुका है एग्जाम में। भारतीय जूनियर पुरुष हॉकी टीम के कोच बने थे PR श्रीजेश। भारतीय पुरुष बास्केटबॉल टीम के कोच स्कॉट फ्लेमिंग बने, अमेरिकी हैं। और भारतीय रग्बी टीम चाहे पुरुषों की हो चाहे महिलाओं की हो, उस टीम के कोच वैसाले सेरेवी बनी थी, ये फिजी देश से है। ठीक है, तो ये सभी ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले प्रश्न में पूछ रहे कि अभी गौरी या राय महोत्सव भील समुदाय के द्वारा ये किस राज्य में मनाया जाता है। तो आंसर होगा राजस्थान में। तो राजस्थान में भील समुदाय का बड़ा फेमस उत्सव है ये गौरी या राय महोत्सव। यह आमतौर पर रक्षाबंधन या आप कह दो श्रावण पूर्णिमा को शुरू होता है, 40 दिनों तक ये चलता है। और ये उत्सव देवी गौरी यानी कि माँ पार्वती के सम्मान में मनाते हैं। उन्हें भील समुदाय अपनी बहन मानते हैं, माँ गौरी को। और ये भील समुदाय का एक महत्वपूर्ण सांस्कृतिक और आध्यात्मिक उत्सव है। और ये उत्सव मुख्य रूप से मेवाड़ क्षेत्र, विशेष रूप से उदयपुर और उसके आसपास के जिलों में मनाया जाता है। इसमें केवल पुरुष ही भाग लेते हैं, महिलाएं इसमें हिस्सा नहीं लेती हैं। और इसमें मांदल वाद्य यंत्र बजाया जाता है। इसमें भगवान शिव को पुरिया और माँ पार्वती को राई कहा जाता है, इसीलिए इस उत्सव को राई उत्सव भी कहते हैं। और उसमें जो नृत्य होता है उसे राई नृत्य कहते हैं। ठीक है, तो ये गौरी या राई उत्सव है जो मनाया जाता है कहाँ पे? राजस्थान में, भील समुदाय के द्वारा यानी कि भीलों के द्वारा। इसके अलावा कुछ और फेस्टिवल्स, भाई फेस्टिवल वाला प्रश्न है, उत्सव महोत्सव से संबंधित और प्रश्न जो भी करंट अफेयर्स में रहे वो मैं आपको रिवाइज कराता हूँ। देखो, अभी हमने पढ़ा था न्योकुम यूलो उत्सव, ये अरुणाचल प्रदेश में निशी जनजाति के द्वारा मनाया गया। अलिये लिगोंग उत्सव असम की मिसिंग जनजाति के द्वारा मनाया जाता है। रक्षा मंत्रालय ने कहां पर शौर्य वेदनम उत्सव का आयोजन किया? बिहार के पूर्वी चंपारण जिले के मोतिहारी शहर में। और सूफी महोत्सव जहान ए खुसरो 2025 मनाया गया नई दिल्ली में। हेरत उत्सव जम्मू कश्मीर। चापचारकुट महोत्सव मिजोरम। शाश्वत मिथिला महोत्सव 2025 गुजरात के गांधीनगर में। होला मोहल्ला त्योहार पंजाब में। अट्टुकल पोंगल महोत्सव केरल में 10 दिनों तक चलता है। पोंगल उत्सव तमिलनाडु 4 दिनों तक चलता है। सरहुल फेस्टिवल झारखंड में मनाया जाता है। तो ये भी कुछ उत्सव न्यूज में थे, ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं, हाल ही में भारतीय तटरक्षक बल के लिए पहला स्वदेशी हॉवर क्राफ्ट का निर्माण कहां पर शुरू हुआ है? तो आंसर होगा गोवा में। तो अभी भारत का पहला स्वदेशी हॉवर क्राफ्ट ये बनाया जा रहा है। आप फोटो में देखो, ऐसा होता है हॉवर क्राफ्ट। और इसे एयर क्यूशन व्हीकल भी कहते हैं। इसे जरूर आपने मूवीज वगैरह में, पिक्चरों में देखा होगा। ये जमीन, दलदल, बर्फ और पानी, इन सब में चल सकता है। ये भारतीय तटरक्षक बल के लिए बनाया जा रहा है। कौन बना रहा है? गोवा की चोगुले एंड कंपनी प्राइवेट लिमिटेड इसको बना रही है। आपको बता दूं कि अक्टूबर 2024 में रक्षा मंत्रालय ने इस कंपनी के साथ समझौता किया था कि ये इस तरह के टोटल 6 हॉवर क्राफ्ट बनाएगी, जिसमें से अभी पहला इन्होंने बनाना शुरू कर दिया। और वैसे मैं आपको बता दूं कि इससे पहले भी हम इसे बनाने का प्रयास कर चुके हैं। 1958 की बात है, जब हमने इसका एक प्रोटोटाइप तैयार किया था। प्रोटोटाइप मतलब हो गया इसका एक हमने सैंपल मॉडल बनाया था, असली में नहीं बनाया था, सैंपल मॉडल बनाया था। और उस सैंपल मॉडल का हमने नाम भी रखा था। क्या रखा था? नंदी। तो पूछ सकते हैं ये कि हमने जो हॉवरक्राफ्ट का जो पहला सैंपल मॉडल तैयार किया था उसका नाम क्या रखा था? नंदी। अब किसके लिए बना रहे हैं? इंडियन कोस्ट गार्ड के लिए, भारतीय तटरक्षक बल के लिए। तो उसके बारे में जानते हैं। इसकी स्थापना होती है 1 फरवरी 1977। स्थापना किस समिति की सिफारिश पे होती है? रुस्तमजी समिति। और भारतीय तटरक्षक बल के पहले जहाज का नाम ICGS कुठार है। पहले महानिदेशक है VA
कामत। और भारतीय तटरक्षक बल के अभी 26वें नंबर के महानिदेशक बने थे कौन? डायरेक्टर जनरल परमेश शिवमणि। मुख्यालय नई दिल्ली में मिलेगा। आदर्श वाक्य है वयम रक्षाम। आपको याद है समुद्र प्रताप क्या है? ये भारत का पहला प्रदूषण नियंत्रण पोत है। इसको गोवा शिपयार्ड लिमिटेड ने बनाया है भारतीय तटरक्षक बल के लिए, और अभी दूसरा भी बना दिया, उसका नाम समुद्र प्रचेत है। सागर कवच 2025 अभ्यास, अभी इंडियन कोस्ट गार्ड ने सागर कवच अभ्यास का आयोजन भी किया था पश्चिम बंगाल में। और भारतीय तटरक्षक जहाज शूर ने किस देश में आयोजित नेवडेक्स और आईडेक्स 2025 अभ्यास में हिस्सा लिया? यूएई। अभी जामाता अभ्यास हुआ था भारत और जापान के तटरक्षक बलों के बीच में, कहां पे? चेन्नई में। ठीक है, तो ये ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले प्रश्न में पूछ रहे अभी हाल ही में भारत से मिले नए दुर्लभ ब्लड ग्रुप का नाम क्या है? तो आंसर होगा CRIB। तो अभी कर्नाटक के बंगलुरु की एक महिला है, तो उन्हीं में एक नया ब्लड ग्रुप की खोज की गई है। इस ब्लड ग्रुप का नाम रखा गया CRIB। और CRIB में CR का मतलब है क्रोमर और IB का मतलब हो गया इंडिया और बंगलुरु। इस ब्लड ग्रुप में क्रोमर नाम का एक एंटीजन RBC के ऊपर पाया गया है। तो याद रखना, ये भारत से एक नया रेयर ब्लड ग्रुप मिला है जिसे नाम दिया गया CRIB। यहाँ पे ब्लड से संबंधित कुछ प्रश्न मैं आपको करवाता हूँ। एक तो याद होगा विश्व रक्तदाता दिवस, वर्ल्ड ब्लड डोनर डे मनाया जाता है हर साल 14 जून को, और थीम थी गिव ब्लड गिव होप टुगेदर वी सेव लाइव्स। ब्लड ग्रुप के खोजकर्ता कौन थे? कार्ल लैंडस्टीनर। और इसी के लिए उनको 1930 में मेडिसिन का नोबेल पुरस्कार भी मिला था। देखो, ब्लड की बात करते हैं तो रक्त ये किस प्रकार का उत्तक है? टिश्यू है, लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू है, तरल संयोजी उत्तक है। और रक्त के अध्ययन को, स्टडी को क्या कहते हैं? हेमेटोलॉजी। रक्त का पीएच मान कितना होता है? 7.4। कौन सा विटामिन रक्त का थक्का बनाने में सहायता करता है ब्लड क्लोटिंग में? विटामिन के। रक्त का थक्का जमाने वाला मुख्य प्रोटीन कौन सा है? फाइब्रिनोजन। रक्त दाब किस डिवाइस से नापते हैं? रक्तचाप मापी या स्फेग्नोमीटर से। अब आपके लिए यह होमवर्क प्रश्न रहेगा, बताओ किसकी उपस्थिति में या किसकी उपस्थिति के कारण रक्त ब्लड शरीर के अंदर जमता नहीं है, यह आप बताएंगे। बाकी अगर पूछे कि सर्वदाता यूनिवर्सल डोनर ये कौन सा ब्लड ग्रुप है? O नेगेटिव। और यूनिवर्सल एक्सेप्टर सर्वग्राही ये है AB पॉजिटिव। ठीक है, तो ब्लड से संबंधित ये सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न भी मैंने आपको रिवाइज कराए, ध्यान रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं हाल ही में किस देश ने अपने पहले कक्षीय रॉकेट एरिस का असफल प्रक्षेपण किया? तो आंसर होगा ऑस्ट्रेलिया। तो ऑस्ट्रेलिया में निर्मित पहला रॉकेट है एरिस, जो कक्षा में पहुंचने से पहले ही दुर्घटनाग्रस्त हो गया। इस रॉकेट को किसने बनाया? गिल्मर स्पेस टेक्नोलॉजीज कंपनी ने, ऑस्ट्रेलिया की कंपनी है। और ये लॉन्चिंग 50 सालों में ऑस्ट्रेलिया का पहला कक्षीय प्रयास था, लेकिन ये विफल हो गया। तो अभी ऑस्ट्रेलिया भी लेकर के चलूंगा मैं आपको, लेकिन पहले आप मुझे ये बताओ कि साउथ कोरिया की स्पेस जो एजेंसी है अभी नई बनी थी, क्या नाम है? कासा। और स्टारशिप रॉकेट आपको याद होगा, बताओ ये किसका सबसे बड़ा रॉकेट था जो अभी 2025 में लॉन्चिंग के दौरान ही या लॉन्चिंग के 30 मिनट बाद ही दुर्घटनाग्रस्त हो गया था, नष्ट हो गया था? तो ये स्पेस एक्स का है। ये दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे शक्तिशाली रॉकेट था, स्टारशिप रॉकेट इसका नाम था। वैसे हमारे प्रश्न में तो बात ऑस्ट्रेलिया की है, तो ये रहा मैप में ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल क्या होती है? कैनबेरा होती है, करेंसी ऑस्ट्रेलियन डॉलर। प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज। और ग्रेट बैरियर रीफ ये आपको यहीं पर मिलेगी ऑस्ट्रेलिया में। ऑस्ट्रेलिया ये सबसे छोटा महाद्वीप है, प्यासी भूमि का देश इसको कहते हैं। यहाँ की सबसे लंबी पर्वतमाला ये ग्रेट डिवाइडिंग रेंज है, और इसी में आपको ऑस्ट्रेलिया की सबसे ऊंची पर्वत चोटी माउंट कोजियस को मिलेगी। विश्व का सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति मैंने आपको बताया ये ग्रेट बैरियर रीफ है। और डाउन्स घास के मैदान यहाँ पे पाए जाते हैं। उसके अलावा गिब्सन मरुस्थल है, सिम्पसन मरुस्थल है, ग्रेट विक्टोरिया डेजर्ट यहाँ पर है। और अल्फ्रेड तूफान ये ऑस्ट्रेलिया में दस्तक दी थी। ऑस्ट्रेलिया में तूफानों को, चक्रवात को विली विलीज के नाम से जानते हैं। तालिस्मैन साब्रे अभ्यास अभी 11वां संस्करण हुआ था, बहुपक्षीय अभ्यास है, भारत ने भी हिस्सा लिया था। इसका आयोजन ऑस्ट्रेलिया ने किया था, ऑस्ट्रेलिया और पापुआ न्यू गिनी में। और तीसरा ICC वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2025 ये लॉर्ड्स लंदन में हुआ। साउथ अफ्रीका ने जीता इसको, ऑस्ट्रेलिया को हराया। और अभी 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए यूट्यूब पर बैन लगा दिया ऑस्ट्रेलिया ने। फिर अगले में पूछ रहे हैं कि अभी हाल ही में भारतीय नौसेना के 47वें उप प्रमुख के रूप में अभी किसे नियुक्त किया गया? तो आंसर होगा संजय वात्सायन को।
तो अभी संजय वात्सायन को भारतीय नौसेना के 47वें उप प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है। उन्होंने किनका स्थान लिया? के स्वामीनाथन का। अच्छा, अभी कल ही हम लोगों ने पढ़ा था कि भारतीय सेना के अभी 48वें वाइस चीफ उप प्रमुख ये बनाए गए लेफ्टिनेंट जनरल पुष्पेंद्र सिंह को। और आज हम पढ़ रहे हैं भारतीय नौसेना के भी नए उप प्रमुख कौन से नंबर के? 47वें नंबर के उप प्रमुख बना दिए गए संजय वात्सायन इनका नाम है। तो ये भी याद रखना, जैसे अभी इंडियन आर्मी के नए वाइस चीफ बने पुष्पेंद्र सिंह नाम है, इंडियन नेवी के नए बने संजय वात्सायन नाम है, और इंडियन एयर फोर्स के वाइस चीफ कौन है? नर्मदेश्वर तिवारी है। इसके अलावा अभी आर्मी चीफ कौन है? हमारे उपेंद्र द्विवेदी है। नेवल चीफ है दिनेश कुमार त्रिपाठी, और एयर चीफ मार्शल है अमरप्रीत सिंह। आर्मी डे 15 जनवरी को होता है, नौसेना दिवस 4 दिसंबर को होता है, और एयर फोर्स डे ये 8 अक्टूबर को होता है। ठीक है, ये भी पॉइंट्स ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं, हाल ही में भारत ने विश्व जूनियर टीम स्क्वैश चैंपियनशिप में 13 साल बाद कौन सा पदक जीता है? तो आंसर होगा कांस्य पदक, ब्रोंज मेडल। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं वर्ल्ड जूनियर टीम स्क्वैश चैंपियनशिप 2025 की। ये 21 जुलाई को शुरू हुआ था, अभी 1 अगस्त तक चला। कहाँ पर? मिस्र के काहिरा में। तो कहाँ पर हुआ ये? मिस्र यानी कि इजिप्ट की कैपिटल काहिरा में। और इसमें भारत ने ब्रोंज जीता है। आपको बता दूं, इसमें वुमेन सिंगल में अनाहत सिंह ने ब्रोंज जीता था, और भारतीय पुरुष स्क्वैश टीम ने ब्रोंज जीता था। और आप कह सकते हो कि 13 साल के बाद भारतीय पुरुष टीम ने इसमें कोई पदक जीता है। और इससे पहले 2012 में भारतीय पुरुष टीम ने दोहा कतर में ब्रोंज मेडल जीता था, और अब जाकर के जीता है। और इस चैंपियनशिप में 19 वर्ष से कम आयु के खिलाड़ी हिस्सा ले सकते हैं। वर्ल्ड जूनियर स्क्वैश चैंपियनशिप की बात करें, इसकी शुरुआत होती है 1981 में। कहाँ पे? स्वीडन में। हर 2 साल में होता है। ये आयोजन करता है वर्ल्ड स्क्वैश फेडरेशन, जिसकी स्थापना होती है 1967 में। हेडक्वार्टर हेस्टिंग्स इंग्लैंड है। ठीक है, तो ये प्रश्न ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। और अनाहत सिंह पूछे, अनाहत सिंह कौन है? ये हमारी फेमस स्क्वैश प्लेयर है, कई बार आपने इनका नाम सुना होगा, तो नाम ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं, हाल ही में फेसलेस जीएसटी अधिनिर्णय, इसको अंग्रेजी में बोलेंगे एडजुडिकेशन, यानी कि न्यायिक निर्णय, इसके लिए पायलट परियोजना लागू करने वाला भी पहला राज्य कौन सा बन गया? तो आंसर होगा केरल। देखो, इस प्रश्न को आप ऐसे समझो जैसे कि कोई टैक्स पेयर है, करदाता है। अगर उसे जीएसटी से संबंधित कोई भी समस्या है, या जीएसटी अधिकारी को लगा कि उस करदाता ने जीएसटी की चोरी की है, या जीएसटी से संबंधित कोई भी मामला है, तो पहले क्या होता था? उस करदाता को जीएसटी ऑफिस जाना पड़ता था, और आमने सामने बैठ करके दोनों जने, करदाता और जीएसटी ऑफिसर, ये मामले का निपटान करते थे। पर अभी केरल ने कहा कि जो करदाता है ना, उसे जीएसटी अधिनिर्णय के लिए जीएसटी ऑफिस जाने की जरूरत नहीं है। मान लो वो कहीं दूर रहता हो, तो उसे इतना दूर आकर बात करने की जरूरत नहीं है। तो फिर क्या करेंगे भैया? तो ऑनलाइन यानी कि डिजिटल माध्यम से, यानी कि वीडियो कॉलिंग के जरिए जीएसटी संबंधी जो भी समस्याएं होंगी वो ऑनलाइन ही दूर करेंगे। तो शुरुआत में कारण बताओ नोटिस से लेकर के अंतिम आदेश जारी करने तक की जो प्रक्रिया है वो केवल वर्चुअल माध्यम से होगी, उसको यहाँ पे आने की जरूरत नहीं है। तो अभी इसे शुरू करने वाला पहला राज्य बन गया केरल, यानी कि फेसलेस जीएसटी अधिनिर्णय को लागू करने वाला पहला राज्य बन गया कौन सा? केरल बन गया। ये ध्यान में रखना। अब ध्यान से देखना, यहाँ हम बात कर रहे हैं जीएसटी की। जीएसटी से बनने वाले कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न मैं आपको करवा रहा हूँ, ध्यान से सुनना। जीएसटी मतलब गुड्स एंड सर्विस टैक्स। जीएसटी लागू करने वाला पहला देश दुनिया का फ्रांस है। और बताओ वह संविधान संशोधन जिसके तहत जीएसटी पेश किया गया था भारत में, 112वां, और पास होकर अधिनियम कानून बनने वाला ये 101वां संविधान संशोधन है। जीएसटी को भारत में पारित करने वाला पहला राज्य असम। भारत का जीएसटी किस देश के मॉडल पर आधारित है? कनाडा। भारत में जीएसटी लागू हुआ था 1 जुलाई 2017, इसीलिए 1 जुलाई को जीएसटी डे मनाते हैं। भारत में जीएसटी लागू करने का सुझाव किसने दिया? विजय केलकर समिति। और सर्वप्रथम जीएसटी बिल का प्रारूप तैयार करने वाली समिति के अध्यक्ष कौन थे? असीम दास गुप्ता। जीएसटी की दर कितने प्रकार की है? तो देख सकते हो 5, 0%, 5%, 12%, 18% और 28%। जीएसटी पंजीकरण संख्या में कितने अंक होते हैं? 15 अंक होते हैं। जीएसटी परिषद का अध्यक्ष होता है वित्त मंत्री। और राष्ट्र सीमा शुल्क और जीएसटी संग्रहालय का उद्घाटन अभी किया था इन्होंने ही, गोवा के पणजी में। फिर आप बताओ, जीएसटी परिषद का अध्यक्ष ये वित्त मंत्री हमने देख लिया, जो निर्मला सीतारमण है। जीएसटी परिषद की स्थापना किस अनुच्छेद के तहत की गई थी? 279A। और वित्त वर्ष 2024 में सबसे ज्यादा जीएसटी राजस्व संग्रह वाला राज्य कौन सा है? तो आंसर होगा
महाराष्ट्र। ठीक है, तो जीएसटी से बनने वाले जो भी इंपॉर्टेंट प्रश्न थे वो मैंने आपको यहाँ पे करवाए, इनको ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे कि अभी हाल ही में म्यांमार के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं, तो आंसर होगा यू न्यो सो। आपको याद हो तो म्यांमार में पहले आंग सांग सूकी की सरकार थी, जो कि एक यहाँ की महिला प्रधानमंत्री थी, लेकिन फरवरी 2021 में म्यांमार में तख्ता पलट होता है और सेना ने उनको फिर हटा दिया था, और उसके बाद सेना ने यहाँ पर आपातकाल की घोषणा कर दी थी, आपातकाल घोषित कर दिया था। और तब से अब जाकर के 2025 में सेना ने कहा कि अब वो यू न्यो सो के नेतृत्व में नई सरकार बनाएंगे, मतलब यू न्यो सो ये म्यांमार के नए प्रधानमंत्री होंगे। म्यांमार, जिसे आप बर्मा के नाम से भी जानते हो, ये रहा मैप में म्यांमार। कैपिटल नेपिटो हो गई, करेंसी है क्यात। और आपको याद होगा भी 2025 में म्यांमार में भूकंप आया था, तो पीड़ितों की मदद के लिए हमने ऑपरेशन ब्रह्मा चलाया था, और इसे गोल्डन पैगोडा कंट्री भी कहते हैं। पैगोडा मतलब होता है बौद्ध मंदिर, तो यहाँ पे बहुत सारे पैगोडा है, यानी कि बौद्ध मंदिर है जो कि सोने से ढके हुए हैं, इसीलिए गोल्डन पैगोडा कंट्री कहते हैं इसको। ये पॉइंट भी ध्यान में रखना। अब ये प्रधानमंत्री से संबंधित प्रश्न है, तो मैं एक काम करता हूँ, कुछ इंपॉर्टेंट लेटेस्ट अभी जिन भी देशों में प्रधानमंत्री या प्रेसिडेंट बने थे वो आपको रिवाइज करवाता हूँ। जैसे कि सूरीनाम की अभी पहली महिला राष्ट्रपति बनी थी जेनिफर सिमन्स, रोमानिया के नए राष्ट्रपति निकुसोर डैन, सूडान के प्रधानमंत्री कामिल इदरिस, साउथ कोरिया के 14वें राष्ट्रपति ली जेम्यूंग, पुर्तगाल के प्रधानमंत्री लुइस मोंटेनेग्रो, पोलैंड के राष्ट्रपति करोल नवरोकी, यमन देश के प्रधानमंत्री सलीम साले बिन ब्रेक, और सर्बिया के प्रधानमंत्री ड्यूरो मैक्यूट, इक्वाडोर के नए राष्ट्रपति डेनियल नोबोवा, ट्यूनीशिया के नए प्रधानमंत्री सारा जाफरानी बने थे। तो यहाँ पे 10 प्रश्न आज मैं आपको करवा रहा हूँ, ये बिल्कुल लेटेस्ट है ना। जिन भी देशों में अभी प्रधानमंत्री या प्रेसिडेंट बने, इनको ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं हम। फिर अगले में पूछ रहे हाल ही में राष्ट्रीय पर्वतारोही दिवस कब मनाया गया, तो आंसर होगा 1 अगस्त को। तो भारत में हर साल 1 अगस्त को नेशनल माउंटेन क्लाइंबिंग डे के रूप में मनाया जाता है, यानी कि राष्ट्रीय पर्वतारोही दिवस के रूप में मनाया जाता है। और इसी तरह से 1 अगस्त को हम मुस्लिम वुमेन राइट्स डे के रूप में भी मनाते हैं, क्योंकि 1 अगस्त 2019 को 3 तलाक कानून को अपराध घोषित किया गया था। और 1 अगस्त को 2 दिवस और हमने मनाए हैं, कौन कौन से? एक तो वर्ल्ड लंग कैंसर डे और WWW डे, वर्ल्ड वाइड वेब डे। तो 1 अगस्त को ये 4 दिवस मनाए जाते हैं। और प्रश्न में हमने देखा राष्ट्रीय पर्वतारोही दिवस, तो पर्वतों से संबंधित एक काम करता हूँ, सभी महाद्वीपों की जो सबसे ऊंची पर्वत चोटियां हैं वो मैं आपको रिवाइज कराता हूँ। जैसे कि अफ्रीका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी है माउंट किलिमंजारो, तंजानिया देश में आपको मिलेगी। यूरोप का है माउंट एल्ब्रोस, नॉर्थ अमेरिका का है माउंट डेनाली या माउंट मैकिनले, साउथ अमेरिका का है माउंट एकांगुआ, एशिया का है माउंट एवरेस्ट, अंटार्कटिका का है माउंट विंसन मैसिव, ऑस्ट्रेलिया का है माउंट कोजियस्को। ठीक है, तो ये ध्यान में रखना। बाकी ये थी आज की हमारी करंट अफेयर्स की क्लास। तो कमेंट करके आप जरूर बताइएगा सेशन आपको कैसा लगा। अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में स्टडी ग्रुप में शेयर जरूर करना। वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर करना। और हाँ, डेली इनकी प्रैक्टिस के लिए क्विज बनाई जाती है आपके क्रिक एग्जाम एप्लीकेशन पे, तो क्विज लगाते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए, ताकि एग्जाम टाइम पे इन चीज़ों को आप भूलो नहीं। तो प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है, उसी के लिए क्विज डेली बनाई जाती है। बाकी PDF तो टेलीग्राम पे मिल जाती है। वैसे टेलीग्राम और एप्लीकेशन दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। एप्लीकेशन को आप डायरेक्ट गूगल प्ले स्टोर से भी इंस्टॉल कर सकते हैं। बाकी चलो अभी कल के करंट अफेयर्स का हम क्विक रिवीजन कर लेते हैं और सेशन एंड करते हैं। तो कल पहला प्रश्न पूछा था 71वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का पुरस्कार किसे दिया गया? 12th फेल को। फिर पूछा ब्रिटेन के खगोल शास्त्री रॉयल पद पर नियुक्त होने वाली पहली महिला कौन बनी? मिशेल डोहार्टी। फिर पूछा किस देश ने जैव विविधता संरक्षण के लिए असम की हरगिला सेना के संरक्षण मॉडल को अपनाया? कंबोडिया। भारत का पहला मेक इन इंडिया 1 मेगावाट हरित हाइड्रोजन संयंत्र ये कहां पर शुरू हुआ? गुजरात। SRY जीन टेस्ट किसने लॉन्च किया? वर्ल्ड एथलेटिक्स। किस देश में स्थित क्लूचेवस्कोय ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ? रशिया। और भारतीय सेना के नए उप प्रमुख कौन बने? पुष्पेंद्र सिंह। विश्व फेफड़े का कैंसर दिवस ये कब मनाया जाता है? 1 अगस्त को, यानी कि वर्ल्ड लंग कैंसर डे। और सेतुबंध विद्वान योजना किसने शुरू की? शिक्षा मंत्रालय। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र के नए निदेशक अभी कौन बने? तो डॉक्टर A राजराजन। बाकी चलो भी कल का भी होमवर्क प्रश्न देखते हैं और सेशन एंड करते हैं। तो कल आपसे पूछा था अभी फरवरी में ही भारत और किस देश के बीच में संयुक्त सैन्य अभ्यास साइक्लोन 2025 हुआ था? तो आंसर होगा इजिप्ट। भारत और इजिप्ट के बीच में हुआ ये। आप सभी ने प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया। अब ये आज का आपका होमवर्क प्रश्न।